हेलो। 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 Hello. Am I audible? Yes. Yeah. You are audible. Okay. So let's start our webinar. I would like to give very big thanks to all of you to join us in this webinar. Myself, Dr. Sarika Srivastav. Here we are selecting the topic is the infertility, role of nutrition and physiotherapy and in infertility. I will explain the topic on the nutrition and Dr. Neha will explain the topic of physiotherapy. So without wasting our time, let's start my topic. And before I just want to convey something because right now after my first session will be mine and then after Dr. Neha will speak. And after that, if you want any question, then definitely you can ask to us. If you left some questions, then you can ask to our WhatsApp group also. And I just start the topic. Okay. Here. Uh, Hello. My screen is visible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Your screen is visible. yeah, okay, I'm starting my topic because right now we are just starting with the topic with the nutrition and infertility. That's my topic in this webinar because Excuse infertility me, की, ma'am. yeah, मैम आपका ये स्लाइड शो कर लीजिए. slide show just minute. या Okay, यस. okay. सो आज का जो टॉपिक है हमने जो लिया है ये है इनफर्टिलिटी और मैं आज इस बारे में बात करने वाली हूँ कि न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है इनफर्टिलिटी में बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैली हुई है. ऑलमोस्ट 10% पीपल कपल्स आर फेसिंग अ वेरी बिग इशू विद द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बिकॉज इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है. पहले की जो लाइफ स्टाइल इसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं. लाइक पहले की जो लाइफ स्टाइल थी लोगों की वो डिफरेंट थी. अभी की लाइफ स्टाइल में बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. हमारी लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमारे खाने पीने का तरीका भी जो है वो बदल गया है और इस सब के चलते ही इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज आर in my presentation. First of all, just मैं infertility के बारे में अपने टॉपिक पे जंप करने के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं एंड इसकी जो होती मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, कितनी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, क्या फूड हमें खाने चाहिए और हमें क्या फूड अवॉइड करना चाहिए, ओबेसिटी का फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट है और साथ ही साथ कैफीन जो होता है, कैफीन इनटेक जो होता है ये हमारी फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है. तो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है लगभग 10% जो है 10% जो है लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं. और इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होती है मैं बताऊं आपको कि यदि शादी के बाद तक यदि 1 साल तक भी लगातार कोशिश करने के बाद में यदि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है. इधर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फीमेल पार्टनर में भी ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है. और यदि ये शादी के यदि लेट मैरिज है 35 इयर्स के बाद में मैरिज हो रही है और उसके बाद लगातार यदि 6 महीने तक कोशिश की जा रही है और उसके बाद में भी यदि फर्टिलिटी नहीं हो रही है तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनफर्टिलिटी, इसके यदि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनफर्टिलिटी.
इनफर्टिलिटी के बेसिक जो रीजंस होते हैं, इनफर्टिलिटी के बेसिक जो रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि जो एग में या स्पर्म के प्रोडक्शन में किसी तरीके की परेशानी हो रही है, यदि कोई प्रॉपर एग नहीं बन रहे हैं यदि किसी फीमेल में, या कि मेल के अंदर जो है स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज अ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर ये इस तरीके से प्रभावित करता है कि यदि जनरेशन वाइज यदि पेरेंट्स को यदि ये प्रॉब्लम है तो मे बी ये प्रॉब्लम जो होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज के साथ साथ स्पर्म एंड एग की काउंट जो होती है वो कम होने लगती है। और ज्यादा एज में जब ये शादी होती है तो उसके बाद में ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। एंड नेक्स्ट वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है पुअर डाइट। यदि हम इम्बैलेंस डाइट यदि रेगुलर ले रहे हैं डाइट में, यदि हमारे खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं होता है, then definitely we get the problem of infertility। अल्कोहल, स्मोकिंग यदि कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी का डिप्लीशन देखा जाता है, फॉलिक एसिड, साथ में आयरन का जो ब्लड रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। स्मोकिंग के साथ भी यही सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। फीमेल्स के साथ में क्या होता है कि उनकी जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम देखी जाती है, और साथ ही साथ उनकी जो एग बनने की जो क्षमता होती है जिसे कि ओव्यूलेशन कहा जाता है, जो कि एग ओवरी से डिस्चार्ज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनके एग की क्वालिटी और साथ ही साथ एग की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ओबीज है, देन डेफिनेटली दे विल आल्सो गेट द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, बिकॉज वेट के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे कि थायराइड, इंसुलिन या नहीं, इसके अलावा डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है, और ये फर्टिलिटी को डायरेक्टली भी इफेक्ट करता है। सिमिलरली अंडरवेट पीपल्स के साथ भी यही प्रॉब्लम्स होती है कि उनमें जो काउंट होते हैं, एग एंड स्पर्म के काउंट कम होने लगते हैं। कैफीन का इंटेक यदि बहुत ज्यादा लिया जाता है तो इट विल आल्सो इफेक्ट द फर्टिलिटी, मेल और फीमेल दोनों फर्टिलिटी को ये अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज यदि की जा रही है, एक लिमिट तक एक्सरसाइज ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बट यदि विगरस एक्सरसाइज यदि की जा रही है, बहुत से अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है, एवरीडे 2-3 आवर्स की यदि एक्सरसाइज की जाती है, तो भी ये भी हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, और ये स्पर्म की काउंट को कम करता है, स्पर्म की क्वालिटी को कम करता है, साथ साथ ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो ये सारे जो बेसिक रीजंस होते हैं ये इनफर्टिलिटी के बेसिक रीजंस होते हैं। दैट्स नेक्स्ट वी विल गो फॉर दैट द फर्टिलिटी हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगी आपको। लाइक जैसे कि एंटी म्यूनियर हार्मोन्स जो होता है, ये जिसे कि AMH के रूप में जाना जाता है, दैट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट वो होता है, एक हार्मोन होता है जो कि ये फर्टिलिटी के लिए बहुत आवश्यक होता है। दूसरा FSH होता है, LH होता है जिसे कि ह्यूमन ल्यूसीजाइंग हार्मोन कहा जाता है। बीटा HCG जो होता है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसी तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। SHBG हार्मोन जो होता है जो कि ग्लोबिन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन की तरह काम करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन एस्ट्रोजोल को मिलाने का, ऐड करने का काम करता है। ये भी हार्मोन्स जो होता है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। इसी तरीके से फीमेल्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसे कि एस्ट्रोजोन कहा जाता है, जिसे कि एल्डोस्टेरोल भी कहा जाता है। दूसरी बात होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इसके अलावा DHEAS हार्मोन जो होता है ये भी फर्टिलिटी के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है ये मेल में जो होता है ये सेक्स हार्मोन्स होता है ये, और इसकी बिकॉज सब में मेल और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और ये दोनों पाए जाते हैं, परंतु जो फीमेल में एस्ट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, प्रोजेस्टेरोन की अधिकता पाई जाती है, और थोड़ी मात्रा में उनमें टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है। पर जिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी फ्रेंड्स, सम नेटवर्क इश्यूज आर देयर, सो लेट्स कंप्लीट माय टॉपिक। सो कॉजेज ऑफ जो इनफर्टिलिटी के बेसिक रीजंस होते हैं फीमेल्स में। हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. You are audible. So, okay. So I just start. What is the infertility? Female infertility. ओव्यूलेशन की जो डिसऑर्डर्स होती हैं मोस्टली जो फीमेल्स में पाया जाता है, जैसे कि ओव्यूलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था
कि जो एग्स होते हैं जो बनते हैं और ओवरी से जो डिस्चार्ज होते हैं उनको ओव्यूलेशन कहा जाता है। यदि उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द इनफर्टिलिटी, जो होती फीमेल इनफर्टिलिटी कहलाती है। सिमिलरली यदि हार्मोनल डिसबैलेंस रहते हैं, जो कि जिन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया, यदि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जितनी बॉडी में उनकी जरूरत होती है, उनकी यदि एफिशिएंट इफेक्ट मतलब मात्रा जो होती है यदि हमारी बॉडी में नहीं पाई जाती है, उनमें डिसबैलेंस देखा जाता है फीमेल्स में, तो भी ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। एंड नेक्स्ट वन पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम या सिस्ट जिसे कहा जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन देखने में ये प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज 15 से लेके जैसे कि मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे लेके ये 30 ईयर्स तक की एज में बहुत ज्यादा अभी देखने में आ रही है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने का तरीका जो चेंज हो गया है, हम फास्ट फूड, बहुत ज्यादा स्वीट्स या इस टाइप की चीजें जो खाते हैं, सोयाबीन का यदि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम जो है ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एग बनते हैं वो ओवरी से डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं और उसके कारण ओवरी में कई प्रकार के सिस्ट जो होते हैं वो देखने में देखे जाते हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये भी यदि रहती है तो भी ये फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसके अलावा यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यदि किसी तरीके से डिस्टर्ब रहता है, यदि प्रॉपर टाइम से नहीं चलता, बिकॉज 28 से लेकर 35 डे का जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यदि ये किसी तरीके से प्रॉपर नहीं रहता है, यदि डेज इसके बढ़ जाते हैं, यदि 2 महीने में एक बार मेंसेस आ रहा है या बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मेंसेस आते हैं, तो भी इसके कारण जो है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके कई सिम्टम्स होते हैं कि फीमेल फर्टिलिटी को किसी तरीके से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहले इरेगुलर यदि मेंसेस हैं या बहुत ज्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है मेंसेस में, यदि बार बार पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, यदि पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है कि लंबे समय तक पीरियड्स नहीं है या पीरियड्स होते ही नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं या रिलेशनशिप के समय यदि पेन देखा जाता है, तो भी ये भी साइन सिम्टम्स होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के। नॉर्मली प्यूबर्टी के बाद से जो वुमेन्स में एक साइकिल में, एक मेंसेस में करीबन 1000 एग्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें से केवल एक ही एग जो होता है वो मैच्योर होता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि विमेन को यदि फर्टिलाइज होने के लिए, यदि प्रेग्नेंट होने के लिए जो सबसे बेसिक चीजें जरूरी होती हैं, पहला कि एग का रिलीज होना, सेकेंड वन जो है फेलोपियन ट्यूब से इसे एग को निकलकर यूट्रस की तरफ आना, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि यदि स्पर्म के साथ जब फेलोपियन ट्यूब में एग यदि कंबाइन होता है तो इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी बात, चौथी बात जो होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि यदि कोई एग फर्टाइल हो गया है, स्पर्म के साथ अटैच हो गया, तो उसे यूटेराइन ट्यूब की वॉल पे आकर चिपकना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। मेल में जो बेसिक इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं, उसका सबसे पहला कारण जो होता है कि उनकी लो मोबिलिटी उनमें देखी जाती है या मोटिलिटी लो देखी जाती है, स्पर्म काउंट कम देखे जाते हैं, तो भी ये इनफर्टिलिटी का बेसिक रीजन होता है। यदि स्पर्म प्रॉपर नहीं होते हैं, वीक स्पर्म होते हैं, तो भी ये इनफर्टिलिटी का बेसिक रीजन होता है। यदि जो फंक्शंस होते हैं जहां से कि स्पर्म बन रहे हैं, उस पर डिलीवरी में, स्पर्म की डिलीवरी में किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज है या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, तो इस ड्यूरेशन भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा किसी प्रकार की इलनेस है, इंजुरीज होती हैं, हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, लाइफ स्टाइल में यदि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक जैसे स्मोकिंग की हैबिट, फास्ट फूड या अल्कोहल या इस टाइप की चीजों की हैबिट ज्यादा रहती है, तो ये दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ द इनफर्टिलिटी। बेसिक ये सारे रीजंस देखे जाते हैं। जो इनमें जो सिम्टम्स होते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी लिटिल सेंटेंस, लाइक प्रॉब्लम्स विद द सेक्सुअल फंक्शंस में यदि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रहे हैं, दैट इज इंडिकेशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द इनफर्टिलिटी। एंड देन सेकंड वन कि लाइक यदि उनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, पेन या स्वेलिंग हो रही है टेस्टिकल एरिया के आसपास, यदि एबिलिटी उनको जो इसकी एबिलिटी होती है इसमें कमी देखी जाती है, एबनॉर्मल जो होते हैं इनका यदि स्मेल सेंस कम हो जाता है, और उनकी एबनॉर्मल यदि ब्रेस्ट ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर्स होते हैं यदि वो डिक्रीज होने लगते हैं,
स्पर्म काउंट जो होता है यदि वो कम होने लगता है, तो ये सारे इंडिकेशन जो होते हैं ये मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। एंड देन आफ्टर आई जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज द स्पर्म काउंट, नॉर्मली जो इनकी जो स्पर्म 1 मिलीलीटर में यदि हम बात करें स्पर्म की, तो ये इसकी क्वांटिटी 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक नॉर्मल जो रहती है, दैट इज अ नॉर्मल रेंज। और इनकी जो मोटिलिटी होती है, ये मोटिलिटी 50% के अबव रहती है, मतलब कि वो जो है एक नॉर्मल एक आदमी का, यदि एक मेल का जो है स्पर्म है, दैट इज अ फर्टाइल काइंड ऑफ नॉर्मल वो होता है, ये स्पर्म माना जाएगा और सीमेन माना जाता है। पर यदि इसकी क्वांटिटी यदि इसकी कम होती 50% से, दैट मीन कि इट्स सम प्रॉब्लम बिहाइंड इट। So I just cover that. I'll start my topic, basic topic, which I just here to explain that all these are the nutrition. So nutrition में जैसे कि फर्टिलिटी के लिए कई रिसर्चेस हो चुकी है और कई ऐसी इसके बारे में ऐसे सोर्सेज मिल चुके हैं जिससे ये बात सिद्ध होती है कि फर्टिलिटी में न्यूट्रिशन का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेल एंड फीमेल दोनों फर्टिलिटी पे इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखा गया है। यदि एक्सक्यूज मी सारिका मैम, या सारिका मैम, हाँ, काफी लोग वेटिंग रूम में हैं, तो प्लीज आप उन लोग को कनेक्ट करिए ना। लेट मी चेक ना। या can I stop for some few seconds? या मैम, Yeah, प्लीज just कनेक्ट। okay. या Just a minute. Hello. यस मैम। Yeah, let me continue that. Okay. यस मैम। Oh, okay. So here I just discussing about that nutrition, important of nutrition in infertility. So because इसके बारे में ऐसे कई रिसर्चेस हो चुके हैं और कई इस तरीके से पता चल चुका है कि फर्टिलिटी के लिए न्यूट्रिशन का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारी ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। और इनको यदि मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए इन दोनों का फूड का प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे डाइट में लेनी चाहिए जो कि हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। न्यूट्रिएंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक फर्टिलिटी अच्छी एक उसके लिए, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए और प्रॉपर उनकी फर्टिलिटी को डेवलप करने के लिए वी शुड टेक द प्रॉपर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। एंड देन सेकंड वन, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो हमें रेगुलर अपनी डाइट में रखनी है। एंड देन थर्ड वन, विटामिन ई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एंड देन विटामिन डी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, जिंक, ओमेगा फैटी एसिड्स एंड antioxidants, all these are very important for the fertility growth.
एंड देन नेक्स्ट आई जस्ट एक्सप्लेन कि हमें क्या क्या चीजें इस ड्यूरेशन में खानी चाहिए, किस किस तरीके की चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई जस्ट एक्सप्लेन कि वी शुड ईट द होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? जो कि ऐसे ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स है, बाजरा है, बार्ली है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, जिन्हें की होल ग्रेन्स कहा जाता है। और ये ग्रेन्स जो होते हैं जिनमें की फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें नॉर्मली पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। और इनमें जैसे कि ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को अच्छा करते हैं। और उसके अलावा ये करते क्या है कि साथ ही साथ जितनी भी स्पर्म और एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वन, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको मालूम हुआ कि दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकंड वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि जो रिफाइंड फ्लोर, मैदा या इस टाइप की चीजें जो होती हैं ना, कि जो स्वीट्स हैं, कार्ब्स जो हम डोनट्स खा रहे हैं या विभिन्न प्रकार की जितनी भी फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं, ये सभी चीजों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ही सिलेक्शन करना चाहिए, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे लिए, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे एंड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और एंड्रोजन के प्रोडक्शन में यदि फीमेल में एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो उनकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा और उनमें एवोल्यूशन को भी डिक्रीज करता है। जितने भी एग के जो एवोल्यूशन होते हैं, जो ओवरी से एग निकल के बाहर आते हैं, यूट्रस तक आते हैं, उनकी क्वांटिटी को ये डिक्रीज करता है। और कॉम्प्लेक्स फैट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और इसके अलावा ये हमारी फीलिंग को भी वो करते हैं, हमारे अंदर बॉडी में फीलिंग करते हैं, जैसे कि लाइक हमारी जो भूख होती है ना, बार बार लगने वाली भूख को ये कम करते हैं। और इसके अलावा ये यदि हम इनको प्रॉपर लिया जाता है तो ये टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यदि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यदि हम डाइट में बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये हमारे शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, जिससे हमारे शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का जो है पर डे हमें इसका सेवन करना है, जो कि हमारी इनफर्टिलिटी को मतलब कम करने में और फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, हमें अपनी डाइट में, रेगुलर की डाइट में हमें फ्रूट्स बहुत ज्यादा लेने हैं। फ्रूट्स स्पेसिफिकली हमें जैसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे ऑरेंज हुआ, इसके अलावा अनार, गुआवा, ऑरेंज और जितने भी इस टाइप के फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, एप्पल, आंवला, इन सबको हमें अपनी रेगुलर डाइट में रखना है। और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं ये एवोल्यूशन को स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं और ये एग की क्वांटिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। और जितने भी प्रकार के हम फ्रूट्स का सेवन करते हैं जिसमें कि पोटेशियम, कैल्शियम एंड फोलेट्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नॉट ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल वेजेस जो होते हैं उनका भी इंटेक हमें रेगुलर करना चाहिए, जैसे कि हम कैप्सिकम है, कैबेज है, ब्रोकली है, शतावरी, मशरूम, गार्लिक, यदि इन सब का सेवन हम प्रतिदिन करते हैं तो ये हमारी फर्टिलिटी की रेट को बढ़ाने में बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से स्पाइसेस में दालचीनी के बारे में भी कहा जाता है कि दालचीनी के बारे में कई ऐसे रिसर्चेस हुए हैं और जिससे पता चला है कि ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एंड्रोमेट्रियोसिस की कंडीशन से हमें बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं विमेन्स को, और साथ ही साथ मेल में भी ये फर्टिलिटी, स्पर्म की काउंट को और उसकी मॉर्बिडिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमें हरी सब्जियों का बहुत अधिक सेवन करना चाहिए, हमें सभी प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसमें फॉलिक एसिड, आयरन और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और हरी सब्जियों में जैसे कि पालक है, पालक में बहुत अधिक, जो थायराइड वाले उन्हें पालक कम खानी है, बट इसके अलावा जो भी लोग होते हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है उन्हें हरी सब्जियों में पालक का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, जिसमें कि फॉलेट्स, आयरन बहुत अधिक पाया जाता है और वो फर्टिलिटी में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है।
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये भी फर्टिलिटी पे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि यदि हम रेगुलर मिल्क का सेवन कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो वुमेन्स होती हैं, महिलाओं के लिए कि जो मिल्क होता है, फुल क्रीम मिल्क जो होता है, फुल फैट मिल्क जो होता है, ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में अधिक हेल्पफुल होता है। ये उनकी एग की क्वालिटी को अच्छा करता है, एग की क्वालिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ एग्स को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। परंतु जो मेल होते हैं उनको लो फैट मिल्क जो है इसका इंटेक करना चाहिए और लो फैट मिल्क जो होता है ये इंटेक करने से उनकी फर्टिलिटी रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है। नट्स का सेवन, नट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जितने भी सूखे मेवे, आई एम कंटिन्यू अगेन। सो नट्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अधिक पाए जाते हैं, उसमें फॉलेट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, जिंक एंड सेलेनियम पाए जाते हैं और ये स्पर्म एंड एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। तो हमें इन सबको, ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालने में हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ जो होता है ये स्पर्म की हेल्थ को अच्छा करता है। तो हमें अपनी रेगुलर की डाइट में न्यूट्रिएंट्स में हमें नट्स जो है इसका सेवन करना चाहिए, पर वो एडिक्वेट अमाउंट पे हमें ये लेना चाहिए। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं इनकी भी हमें पर्याप्त मात्रा हमें अपने आहार में रखनी चाहिए, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। ये सीड्स जो होती हैं, these are the very complete packed full of the omega fatty acids and zinc and vitamin E and protein इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये क्या करते हैं कि ये हमारी फर्टिलिटी ग्रोथ को इम्प्रूव करने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत थोड़ी सी मात्रा, यदि 1 चम्मच भी यदि प्रतिदिन इनका सेवन किया जाता है तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम बीन्स एंड लेग्यूम्स होते हैं, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं, इनको यदि हम अपनी डाइट में रेगुलर करते हैं तो इसमें फाइबर और फॉलेट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एक ये पॉलीमाइन स्पेराडिन नाम का एक वो पाया जाता है, फाइटेट्स पाया जाता है, जो कि स्पर्म को एग के साथ में फर्टिलाइज करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है और इसको यदि हम रेगुलर हमारी डाइट में, हमें रेगुलर 1 या 2 कटोरी दाल जो है इसका सेवन करना ही चाहिए। कई ऐसे भी फूड्स होते हैं जो हमारी फर्टिलिटी को डिक्रीज करने का काम भी करते हैं, जैसे कि हम फास्ट फूड, जंक फूड, ट्रांस फैट यानी कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत सारे जैसे कि वो जो लेते हैं फैट्स यदि लेते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जिसमें कि शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उनका सेवन करते हैं, तो ये भी जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का यदि सेवन किया जा रहा है, सोडा या इस टाइप की चीजें ली जा रही हैं जिसमें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यदि कि हैवी मीट या नॉनवेज यदि लिया जाता है, नॉनवेज में भी लीन फिट ये लेंगे, एनिमल फैट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यदि बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मीट्स वगैरह खाए जाते हैं, रेड मीट खाया जाता है, तो ये फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। एंड इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है थोड़ी मात्रा में हम वो भी खा सकते हैं, लीन फैट मिल्क जो होते हैं, जैसे एग है, फिश है, ये सब चीजों का हम सेवन रेगुलर कर सकते हैं। ओबेसिटी जो होता है ये फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि सबसे पहली बात जो होती है कि यदि जो बॉडी के फैटी टिश्यूज होते हैं ये हार्मोन्स को ये बैलेंस को डिस्टर्ब करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा ये इनकी भूमिका होती है, ये फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं और उनमें क्या होता है कि बीपी जो महिलाएं होती हैं, यदि उनमें यदि बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है तो ओबेसिटी के कारण उनमें देखा जाता है कि उनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इंसुलिन मतलब जो शुगर की प्रॉब्लम उनमें देखी जाती है और उसके अलावा उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होता, हार्मोनल डिसबैलेंस, इसके अलावा पीसीओडी के अलावा थायराइड जैसी प्रॉब्लम जो होती है उनमें ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। और कई रिसर्च से ये भी पता चला है कि इससे लो स्पर्म काउंट भी होता है और साथ ही साथ में क्या होता है कि उसकी जो मोटिलिटी होती है वो भी स्पर्म की कम हो जाती है। इसके अलावा कैफीन का इंटेक यदि बहुत ज्यादा किया जाता है तो कैफीन भी जो होता है ये स्पर्म की क्वालिटी को और एग की क्वालिटी को कम करने में के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कैफीन की मात्रा यदि बहुत ज्यादा ली जाती है, यदि मेल जो होते हैं यदि इसकी मात्रा लेते हैं तो ये धीरे धीरे जाकर जो होता है इनफर्टिलिटी की तरफ ये मतलब जो होता है उन्हें अग्रसर करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो फूड ले रहे हैं वो बहुत बैलेंस हो,
हमारे फूड की जो क्वांटिटी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। पॉल्यूशन भी एक इसके अलावा रीजन होता है। पॉल्यूशन के कारण भी जो होते हैं स्पर्म की और एग की क्वालिटी जो होती है ये डिक्रीज हो जाती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि जो सारे रीजंस हैं उनको यदि हम शॉर्ट आउट कर लें तो इस प्रॉब्लम से काफी हद तक कोप अप किया जा सकता है। So friends, I just want to say like thanks to all of you because मैं बीच बीच में कई बार कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट एनीवे आप सबने इतने अच्छे से सारी चीजों को सुना। ओवर टू डॉक्टर नेहा मैम, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much, ma'am. Myself, is it visible? Yeah. Okay. Yes, ma'am, it's visible Role now. of, yeah, thank you so much. So we are going to discuss today role of physiotherapy in infertility management. Myself, Dr. Neha Agrawal, Lotus Physiotherapy Center, Raipur. Contents of today's topic are definition that ma'am already told, causes and risks that also ma'am told, but a few of our participants has not attended that part. I am covering that part. Then role of physiotherapy, benefits, indication, contraindication, warning signs, myths and doubts. Then what is infertility? जो sexually active couples of childbearing age unable to conceive a child after 12 months of regular sexual intercourse without birth control are defined as infertile. Females who has repeated miscarriages also said to be infertile. There are various other definitions and categories of infertility based upon demographic clinical conditions. What are the risk factors? ये मैम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. Still, I am just enlisted the names of risk factors. First of all is the age. Then fertility decreases with increasing age. Hormonal imbalance, that is PCOS and PCOD. Then diseases of reproductive organs, STD, structural anomalies, abnormalities, then lifestyle and stress. Diet में underweight and overweight, then weight, excessive heavy exercises, addiction, smoking, alcohol and caffeine. देखिए, I am directly jumping on my topic, that is role of physiotherapy. Okay, there are actually no specific particular protocol for infertility. Ongoing study shows encouraging result of physical therapy in cases of suspected or confirmed abdominopelvic adhesions due to the infection, surgery, trauma, or tubal obstructions in both natural and assisted pregnancy by use of manual therapy and soft tissue mobilization. देखिए, सच है ना, कुछ भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है कि हम लोग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही पूरा इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी स्टडीज इसके ऊपर चल रही है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, जिससे कि हम लोग अभी काफी थेरेपीज, ट्रीटमेंट ऐसे हो रहे हैं जो कि आईवीएफ में भी असरदार है और नेचुरल वे में भी असरदार है. Physical therapies may be helpful in educating couple individual on importance of exercise and weight management, improving general health and well-being, in improving hormonal profile in specific patient groups by physical exercise, stress management with the help of physical therapy, meditation and yoga. देखिए, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट, GDM मतलब क्या होता है? Gestational diabetes mellitus. Exercise may be beneficial in the primary prevention of GDM, especially in morbidity obese women, BMI greater than 33.
Resistance exercise may reduce need of insulin therapy in overweight women, BMI greater than 25. Then ADA, ये अमेरिकन इसका exercises है, endorsed exercises as a helpful adjunct to therapy with GDM when end glycemia is not achieved by diet alone. Okay, guidelines for exercise in pregnancy. American College of Obstetrics and Gynecology in Evolution 1985 में भी ये किया गया था, माना गया था कि जिनका हार्ट रेट less than 140 BPM with maximum duration of exercise is equal to 15 minutes. 1994 में less caution and began to stress the health benefit of exercise. Then 2002, 30 minutes or more of moderate exercise a day is recommended. Then Society of Obstetrics and Gynecology Canada, Canadian Society of Exercise and Physiology 2003 में all women without contraindication should participate in aerobic and strength conditioning exercises. देखिए जो अमेरिकन सोसाइटी है जिससे कि हम लोग एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, दैट इज recognition that regular exercise is beneficial to even pregnant women and should be encouraged. All women should be evaluated clinically before recommendations made. और इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन कंडीशंस में हम लोग एक्सरसाइज कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, जिनका हेमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट हार्ट डिसीज है, जिनको रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स सर्कुलेज है, मल्टीपल gestation at risk for premature labor, then persistent second or third trimester bleeding, प्लासेंटा प्राइविया आफ्टर 26 वीक्स, जिनकी पहले ये हिस्ट्री रह चुकी है, उन लोगों को हम लोग जनरली एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते हैं. प्री मैच्योर लेबर ड्यूरिंग करंट प्रेगनेंसी, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, प्री एक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें आता है सीवियर एनीमिया, देन अनइवैल्यूएटेड मैटरनल कार्डियक अरेथमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, poorly controlled type 1 diabetes, extreme morbid obesity, then BMI less than 12, heavy smoker, history of extremely sedentary lifestyle, IUGR in current pregnancy, poorly controlled hypertension, orthopedic limitations, poorly controlled seizure disorder, poorly controlled hyperthyroidism. Acknowledges the potential of exercise to prevent and treat gestational diabetes mellitus. Recommends avoid exercising involving both the supine position as much as possible, prolonged period of motionless standing. ये देखिए कुछ गाइडलाइंस है जो कि हम लोग जनरली हम लोग अपने क्लिनिक में भी फॉलो करते हैं, बिकॉज हम लोगों को पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक करना जरूरी है कि आपकी क्या हिस्ट्री रह चुकी है. ठीक है, हम लोग ने अभी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन का लिस्टिंग किया है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं. Then notes that strenuous activity has not been linked to poor fetal growth or outcomes. ACOG and safety. Safety of each sport determined by the specific movement required by that sport. Then scuba diving is contraindicated. Exertion above 6,000 feet carries risk. Then hyperthermia associated with exercise has not been shown to be teratogenic. Then higher risk activities. हायर रिस्क एक्टिविटीज यानी ये सब चीजें आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. अगर ये कर रहे हैं तो आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स विद रिस्क ऑफ एब्डोमिनल ट्रॉमा, हॉकी, बास्केटबॉल, सॉसर. देन हाई रिस्क स्पोर्ट्स विद रिस्क ऑफ बोथ द फॉल्स एंड ट्रॉमा, जिम्नास्टिक, हॉर्सबैक राइडिंग, डाउनहिल स्कीइंग, विगरस रैकेट स्पोर्ट.
वार्निंग साइंस टू टर्मिनेट एक्सरसाइज। हम लोग को एक्सरसाइज करते समय क्या चीजें ऐसी दिखती है जिससे कि हमको एक्सरसाइज करना छोड़ना चाहिए? वजाइनल ब्लीडिंग अगर है, या डिसएप्निया प्रायर टू एक्सर्शन, डिजीनेस, हेडेक, चेस्ट पेन, मसल वीकनेस, relaxing and strengthening your mind, body, reproductive organs. Yoga is an ancient tradition helpful for resolving difficulties with fertility and sexuality. Yoga works with the mind and the body to bring balance to both. Or other fertility changes. देखिए, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब इज अ मेजर फैक्टर टू कंसीव, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और अदर फर्टिलिटी चेंजेस। तो इसमें हम लोग को योगा कुछ हद तक के बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा हेल्प्स वुमेन टू रिलीव स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए योगा का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिलैक्स एंड प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली फॉर कंसेप्शन। The yoga position focus help blood and oxygen flow to the reproductive organ. Yoga increases the flow of oxygen and blood to the hypothalamus and pituitary glands. These two glands releases hormone, so it is important to use yoga to improve their function. You don't need to be as flexible as a yogi master to do infertility yoga. The exercises are very gentle and you should not force or push the body beyond your own limits. ये चीजें हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है कि भाई आप अपने साथ में ही कंपटीशन करिए, ना कि किसी और के साथ में, है ना। हम लोग को जरूरी है एक्सरसाइज के दौरान ये सभी बातों का ख्याल रखना, ठीक है। With repeated exercising, you will notice your flexibility is improved. Breathing helps you to relax and increase the flow of oxygen into the body. So start breathing more deeply and slowly and maintain this rhythm throughout the session. मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इन प्रेगनेंसी एंड डेफिनेटली इन इनफर्टिलिटी? मेडिटेशन calms pregnancy stress. Meditation brings physical benefit to mom and to be moms. Meditation helps you avoid unhealthy choices. Prenatal meditation reduces depression risk. Get better sleep. Meditation helps create positive birth plan and labor. Meditation through childbirth eases pain and anxiety. Meditation can help you to get pregnant. A University of Western Australia study found women were more likely to conceive when they were relaxed and then when they were stressed. A study from Trakya University, Turkey discovered that stress reduction meditation can boost male fertility. Even for male fertility, it is important. What are the benefits? क्या बेनिफिट्स है ये सब चीजें करने से? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस, improved cardiovascular fitness, control of maternal weight gain, reduce subjective discomfort of pregnancy, swelling, leg cramps, fatigue, positive influence of labor and delivery, decrease risk of operative or assisted deliveries, shorter active labor, increase fetal tolerance of labor, possible reduce risk of preeclampsia GDM. Then psychological well-being, improve mood, decrease stress, improve self-image, increase sense of control and relief of tension. These are some yoga poses which I put in my slide. This is one of the best yoga for hip opening, and it helps to relieve stress also. These are again some exercises which I usually teach. These are few exercises.
These all are exercises for infertility. See, this is a postural cyclic exercises which we usually call as Surya Namaskar. This is a best yoga to increase your fertility. So you can practice this exercise on daily basis for infertility. These are the breathing exercises. Generally, each of us know breathing exercises that only I have put in this slide. Deep breathing exercises, brisk breathing exercises. Then to relieve stress, one of the best thing which we can do is Shavasana. Thank you so much everyone for cooperation. And now we can proceed with the question and answer round. Sarika ma'am, you can also join now. If anyone have any question, you can share to the chat box given in this Zoom platform. And you can ask directly also if anyone has any question or query. We have done, I think, with so many ups and downs, we have done our webinar with poor connection. No one asked to any question. Has you can today we have opened our WhatsApp group also to ask questions related to infertility, which was our today's topic. So if anyone have any doubt related to diet and nutrition part, you can ask us today. It will remain open for next few hours. Hello. इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। Sarika ma'am, one question is for you. Okay. For Dr. Tarannum ma'am has asked something. Yeah. Okay, Tarannum, ask to me. Hello. Yeah, you can ask Tarannum. Tarannum, आप पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन है आपका? Hello, Dr. Tarannum, you can ask question. Okay, one question is from Dr. Shobha Sonai ma'am. Her question is for normal labor, which specific exercise has done?
Good evening, ma'am. Good Ma'am, evening. for normal labor, there are so many exercises actually. Like we follow a specific pattern during the whole 9 month. During whole 9 month from start of pregnancy till the end of pregnancy and till the delivery, we do exercises. Laminase breathing, which is now in a trend also. Breathing patterns that helps to relieve anxiety, stress, and to ease the pain of labor. So we generally do the Laminase breathing exercise, and in general, so many exercises are there actually. Squatting exercises and काफी उसमें मतलब wall exercises है जिससे कि प्रेगनेंसी में उनको हेल्प हो, इसलिए इसमें बहुत इट्स लाइक अ वाइड टॉपिक वाइड टॉपिक for pregnancy. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. If anyone have any question, you can unmute and ask directly also. हेलो मैम, मैं डॉक्टर शोभा सोनाय। हेलो, सारिका मैम Yes, के लिए मेरा ma'am. क्वेश्चन, सारिका मैम Yeah, के लिए ma'am. मेरा क्वेश्चन मैडम की प्रेगनेंसी में जो इनफर्टिलिटी में जो नॉनवेज का रोल है वो कितना प्ले करेगा मैडम, नॉनवेज खाना या नहीं खाना? हेलो। Yes, ma'am. हाँ मैम, नॉनवेज खाना या नहीं खाना कितना रोल प्ले करेगा मैडम? Sarika ma'am, you unmute yourself. हेलो जी हाँ मैम, शोभा मैम, हेलो, आप हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, नॉनवेज जो का, रोल है मैडम। जी, नॉनवेज का हाँ, देखिए, दोनों में जो होते हैं, नॉनवेज में और वेजिटेरियन दोनों जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस समय। बट परंतु जो नॉनवेज में जो लीन फैट होता है ना, जो कि इजिली जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ऐसे फैट जो ऐसे नॉनवेज होते हैं जैसे कि एग है, चिकन है, फिश है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस समय हमें रेड मीट या इस तरीके के जो मीट होते हैं ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और हाई बायोलॉजिकल यदि आप वेजिटेरियन प्रोटीन लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन। मैडम एक जो गरम है बोलती है अंडा, तो क्या सही है मैडम खाना एक प्रेगनेंसी में? जी हाँ, यू आर आस्किंग अबाउट प्रेगनेंसी? हाँ, हेलो, प्रेगनेंसी में अपन जो, हाँ प्रेगनेंसी हाँ में मैम प्रेगनेंसी देखिए, में, प्रेगनेंसी में अंडे का सफेद भाग बिल्कुल खा सकते हैं। अंडे में क्योंकि एल्ब्यूमिन पाया जाता है व्हाइट पोर्शन में, योक वाले पोर्शन में फैट की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है, तो वो गर्म करता है, तो वो इस समय नहीं खाना चाहिए। और नॉनवेज में जैसे चिकन और फिश खाई जा सकती है, और फिश में भी जैसे रोहू या कतला फिश जो होती है वो हफ्ते में 1 से 2 बार यदि लेते हैं तो वो फीटस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। चिकन भी आप खा सकते हैं, पर थोड़ी क्वांटिटी में हमने इस समय ये खानी चाहिए। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, ओके, थैंक यू। Sarika ma'am, Yeah. one question is there. Please provide suggestions to everyone. What is the right age factor? From Dr. Tarannum ma'am. Hello. Yeah. What's the question? Hello. Can you repeat, ma'am? Suggestion to everyone. What is the right age factor? Below 35. It should be below 35. और इस समय जो होता है एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एग एंड स्पर्म क्वांटिटी जो होती है वो कम होने लगती है, मोबिलिटी ये सब कम होने लगती है। सो एज फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी को, फर्टिलिटी को। देन डेफिनेटली इट शुड बी बिटवीन 20 से लेके 30 के बीच की जो एज है, दैट इज द परफेक्ट एज फॉर फर्टिलिटी। उसके बाद धीरे धीरे फर्टिलिटी जो होती है वो अफेक्ट करने लगती है।
Anyone more? You can ask personally also if anyone is there to ask anything to Dr. Sarika ma'am or Dr. or me, because so many are professionals in this group, but so many are that females also. So I have to say that if anyone is having any issue, you can ask anytime to us. Yeah. Okay. So don't think कि Hello. पूछना चाहिए कि नहीं Hello. पूछना चाहिए. Yeah, but, one anytime question you is can there, ask. ma'am. Someone asked to. Yeah. Hello. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Madam, I have one inquiry whether hyperspermia, it is the reason of infertility in case of individual male. Hello. Hello. Hyperspermia, whether it is one reason behind hyper HYPER, Yeah, hyperspermia. Yeah, that's question for me or Dr. Neha? Yes, Sarika ma'am, yourself. Yeah, okay, sir. I just give the answer of that question. What is a hyperspermia? Okay, definitely. Spermia. Yeah. Is it the reason of infertility which occurs in case of individual male? Yeah, definitely it affect the infertility also. Okay. And what is the ratio of hyperspermia, ma'am, It should be in 5. Indian population? Okay. Huh? Hello. I couldn't. Hello. Yeah, sir. I couldn't get your question, sir, properly. Can you repeat it, sir? It should be. It affects the hyperspermia is also a very effective part of that infertility, and it is the generally defines the human. Okay, minimum 5 to 5. More than if it's increased the more than 5 ml, it creates a very big issue, sir. Okay. Achha. No, ma'am, what I am asking, hello. Yeah. One ejaculation in case of hyperspermia is equal to near about tentatively 5 to 5.5 ml. Okay. Yeah. And if it contains the motile spermatozoa, Yeah. is it the reason of infertility in case of individual male? That I am asking. Definitely, sir. It affect the fertility of male. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Okay, Sarika ma'am, I think we have done now. Okay. So if anyone have any query, you can ask us personally also. So thank you so much everyone for being with us and attending our webinar. So thank you so much all the participants. Ma'am, we are going to issue the certificate tomorrow. Okay, tomorrow we will provide the certificate. Yeah. And Yeah. okay. हेलो नेहा मैम, आपका सेंटर कहाँ पे मैडम? मैम रायपुर में. यस मैम, रायपुर में ही है मैम. लोटस फिजियोथेरेपी शंकर नगर में है. शंकर नगर में. ओ ठीक है. यस. ओके मैडम, थैंक यू. या वेलकम मैम. सभी पार्टिसिपेंट्स को कल हम लोग ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिन लोगों ने अटेंड किया है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू अटेंड दिस वेबिनार. किसी को अगर डाउट लगता है तो दे कैन आस्क अस. थैंक यू सो मच.